हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस का पूरा एक सेट है, तो इसको लास्ट तक देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग ईवीएस पैडागोजी करने वाले हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं आल सब्जेक्ट की, तो 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लासेस ज्वाइन करिएगा। आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, क्योंकि 5 बजे की क्लास में हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं। चैप्टर वाइज भी क्लासेस आपको मिलती है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 7 जुलाई को अब आपका एग्जाम है, फाइनल है। तो अब आपको क्या करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, क्योंकि अब क्या है, टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो 3 बजे डेली ज्वाइन करिएगा क्लास। आपको डेली जो है प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। एंड आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं सीटेट की। तो आपको सीटेट की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। आज हम लोग ईवीएस पैडागोजी करेंगे। लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें बात कही गई है, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष, जो आपका जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है, यानी पर्यावरणवादी जो है वो कौन है, जिनको कहा जाता है जल पुरुष। ठीक है, तो आपका पहला है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी अलवर जिले का जो है भारत का जल पुरुष कहा जाता है, तो किसको कहते हैं। आंसर इसमें आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी राजेंद्र सिंह जो है इनको क्या कहा जाता है, जल पुरुष कहा जाता है। ये ध्यान रखना, कौन से जिले में, अलवर जिले में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एंड साथ में आंसर जो इसका होगा वो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। मेधा जो आप पाटकर, ये आपका नहीं होगा। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी जो है हाउस बोर्ड पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखाता है वह है, यानी कि ये भी क्वेश्चन एक पूछता है कि कौन से राज्य में या कौन से मतलब राज्य में, कि कैसे कहाँ पर घर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। जैसे राजस्थान है, अब राजस्थान में जो घर मिलते हैं, यानी घर जो पाए जाते हैं वो मिट्टी के मिलते हैं। जैसे असम है, तो असम में जो घर होते हैं वो बांस के बने होते हैं, यानी बांस की जो लकड़ी, बांस होती है, बांस जो होता है उससे वहाँ पे घर बनाए जाते हैं। तो पूछ लेता है कि कहाँ पे किस प्रकार के घर पाए जाते हैं और कहाँ पे कैसे घर बनाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है। तो बात इसमें कही जा रही कश्मीर के बारे में। तो पहला है देवबंद या फिर मेहराब। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कंटेंट से, तो कंटेंट भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी करनी होगी। दोनों अगर आप काम करेंगे तभी जाके सीटेट क्वालिफाई हो पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ कंटेंट, यानी 15 जो नंबर होते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन वो कंटेंट से पूछे जाते हैं। 15 नंबर जो होते हैं आपके पैडागोजी के होते हैं, तब जाके 30 बन पाते हैं। तो इस वजह से क्या आपको दोनों कंप्लीट करने होंगे, कंटेंट प्लस जो है पैडागोजी भी। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा होगा, देवबंद होगा या फिर मेहराब होगा या फिर आपका जो होगा मुकराना या फिर होगा खत्म बंद। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसमें आंसर होगा 4, यानी कि खत्म बंद हो जाएगा। जो मतलब दिखता कैसा है, खत्म बंद जैसा दिखता है, तो इसको क्या बोलते हैं, खत्म बंद। ध्यान रखिएगा, आंसर जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा, ये गोलकुंडा से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या आंसर होगा। के किले का नाम जो है मानचित्र छपा है, इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित पैमाना छपा है। पैमाना ए 1 सेंटीमीटर में बराबर 110 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और जो बंजारा दरवाजा के बीच की दूरी 13.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, क्या करता है, थोड़ा घुमा देता है, या फिर जो डिजिट दिए होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं, बट ये जो है गोलकुंडा से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं।
तो ये ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर करके क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 65, इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1.507 किलोमीटर जो इसकी वास्तविक दूरी होगी, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसमें क्या है, इतना आंसर निकल के आएगा 1.507 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कभी डिजिट चेंज कर देगा, कभी 110 दिया हुआ है तो कभी 105 कर देगा, 120 कर देगा, थोड़ा बहुत घुमा देगा, कभी दूरी है, कभी कुछ भी पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा जो है पोषणज स्तर है, तो कौन सा अपघटक है, या फिर उत्पादक है, या फिर शाकाहारी है, या फिर आपका मांसाहारी है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का 4 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मांसाहारी, ठीक है। पिरामिड जो है में तीसरा जो पोषणज है वो आपका मांसाहारी हो जाता है, क्योंकि लास्ट में क्या, जो मांसाहारी होते हैं वही खाते हैं। तो आंसर जो है वो क्या है, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पारिस्थितिकीय वातावरण जो होता है उसमें जो लास्ट में होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए, एक क्वेश्चन मैप से ईवीएस में भी पूछता है, यानी आप चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 2 की, जो मैप होता है मैप से क्वेश्चन मतलब हर बार और हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पेपर 2 में तो मदद करेंगे ही, 100% करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट पेपर 1 में भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि मैप से वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीक में ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 बार आपको मैप जो है 5-10 मिनट के लिए देख लेना अच्छे से। कौन से पड़ोसी राज्य हैं, क्या किसकी सीमाएं हैं, कहाँ पर क्या पाया जाता है, क्या कौन से राज्य की क्या विशेषताएं हैं, तो ये सारा जो है आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मैप से कभी कभी पूछ लेगा कि कौन से डायरेक्शन, यानी कौन किसके किस सापेक्ष में कौन सी दिशा में पड़ रहा है। जैसे राजस्थान के कौन सी दिशा में हरियाणा हरियाणा जो है ये राज्य ये पड़ रहा है, तो ये कभी कभी घुमा के पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेंगे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन से राज्य जो हैं कहाँ के पड़ोसी राज्य हैं या फिर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, यानी मैप आपको टाइम टू टाइम देखते रहना है। मैप से क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है। यानी कुछ जो है क्वेश्चन फाइनल है कि ये पूछेगा ही, जैसे कि दिशा से क्वेश्चन पूछ लेता है, एक गोलकुंडा से क्वेश्चन आएगा, एक मैप से पूछ लेगा, तो 2-4 क्वेश्चन जो है फिक्स हैं कि आपसे पूछे ही जाएंगे, तो उनको क्या है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब इसमें पूछ रहा है, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी जो है निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरेगा, यानी कि जो ये जा रहे हैं गौरव, ये कौन से मतलब दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, अब इनके बीच में कौन कौन से छोटे बड़े राज्य जो पड़ने वाले हैं बीच में, वो कौन कौन से पड़ेंगे, ये पूछ लिया गया। कभी कभी पूछ लेता है कितनी सुरंगें पार करनी होंगी, कितने राज्य जो है वो गुजरेंगे, तो ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दिल्ली से मुंबई जाने के बीच कौन कौन से राज्य गुजरेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ध्यान रखिएगा ये पूछ सकता है, तो ध्यान रखना कौन कौन से 3 राज्य जो है बीच में पड़ेंगे, छोटे और बड़े। तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। छत्तीसगढ़ वहाँ पे नहीं है, छत्तीसगढ़ नीचे आ जाता है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, मनाली में चमेली किस प्रकार की आवास में रहती है, यानी कि जो मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है। तो पहला है, प्रबल बांस के खंभों से बने घर में, यानी जो मनाली है पूछा जा रहा है कि मनाली में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन को घुमाया कैसे गया कि मनाली में जो चमेली हो किस प्रकार के आवास में रहती हैं, यानी जो चमेली है वो एक नाम है, एक व्यक्ति है, ठीक है। तो किस प्रकार का जो है घर पाया जा रहा है मनाली में। तो पहला है, प्रबल बांस के खंभों से बने घरों में, या फिर खपरेल जो है मिट्टी के घर, या फिर पत्थर या लकड़ी के बने घर, या फिर बहुमंजिला घर। तो क्वेश्चन नंबर 68 जो है
इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन कि पत्थर या लकड़ी से बने घरों में, क्योंकि मनाली जो है वहाँ पे क्या ठंडी होती है, तो इस वजह से वहाँ पे जो घर मिलते हैं वो क्या पत्थर के और लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है बांस के खंभों के घर कहाँ पाए जाते हैं, आपके असम में। ये ध्यान रखना, ये पूछ ले सकता है, यानी पूछ भी सकता है, असम में बांस के जो है घर पाए जाते हैं। वहां पे घर कैसे बने हुए होते हैं, ये खंभे जैसे डंडे लगे हुए होते हैं, फिर इसके ऊपर जो है घर बनाया जाता है। एक सेकंड में यहाँ पे बताती हूँ। ऐसे डंडे लगे हुए होते हैं वहां पे, उसके ऊपर जो है घर बनाया हुआ होता है असम में। ये जो डंडे नीचे होते हैं ये इस वजह से होते हैं कि वहां पे बारिश बहुत अधिक मात्रा में हो रही होती है, ठीक है। तो जब बारिश हो रही होती है तो ये घर जो है डूबते नहीं है, पानी जो है सब इसी के नीचे रह जाता है और घर ऊपर सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो है बांस के जो खंभे बनाए जाते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, ये आपका असम में हो जाता है, ठीक है। ये असम हो गया। मिट्टी के घर कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके राजस्थान में। राजस्थान में कैसे घर मिलते हैं, मिट्टी के घर पाए जाते हैं। जो आपका मनाली है, लद्दाख है, वहाँ पे पत्थर के घर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो लद्दाख है वहाँ पे बर्फबारी बहुत है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जीरो रहता है, तो इस वजह से वहाँ पे पत्थर के घर मिलते हैं। और मनाली में भी जो है पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुमंजिला घर नहीं होगा। आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा। आपने अभी देखा कि दो क्वेश्चन पूछे गए कि कहाँ पे किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ये कंटेंट की क्लास में मैंने डिस्कस किया है पूरे राज्यों में कि कहाँ पे किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने ईवीएस की क्लासेस नहीं देखी है कंटेंट की, 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 4 ही वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, वन लाइनर में एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 4 घंटे अगर आप एक दिन में ईवीएस कंप्लीट कर सकते हैं पूरा कंटेंट, अगर आप चाहते हैं तो जा करके ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसमें आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप कोई प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं लगा सकते, इसका फिक्स आंसर है कि यही होगा। कहाँ पे किस प्रकार के घर पाए जाते हैं आप अपना दिमाग लगा के उसको चेंज नहीं कर सकते, जो घर जहाँ पे पाए जाते हैं जैसे आपको वो बताना पड़ेगा। तो ये कहाँ से कंप्लीट होगा, कॉन्टेंट से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो है खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए गए, यानी कौन सा जो है इसमें एक खाद्य पदार्थ जो है वो गेहूं से नहीं बनाया गया है, ठीक है। उत्तपम तथा डोसा, या फिर चपाती तथा केक, या फिर हलवा तथा पूरी, या फिर स्लाइस ब्रेड तथा पुआ। तो कौन जो है इसमें गेहूं के आटे से नहीं बना हुआ है, ये आपको बताना है। यानी कि इसमें से ये बताना है कि कौन जो है गेहूं के आटे का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि उत्पम तथा डोसा जो है वो चावल का बनाया जाता है, लेकिन चपाती और केक आपका इसमें इंक्लूड रहता है गेहूं। हलवा, इसमें भी आप जो है, पूरी जो है इसमें क्या है गेहूं का प्रयोग किया जाता है। पुआ जो है इसमें भी आप गेहूं का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें जो है गेहूं का प्रयोग नहीं किया जा रहा होता है, ठीक है। ये क्या है, चावल के आटे का बनता है, या फिर जैसे भी जहाँ जिस राज्य में जैसे भी बनाया जाता हो, बट इसमें क्या है गेहूं का प्रयोग नहीं किया जाता है। आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उत्पम तथा डोसा जो है उसमें गेहूं का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें एक बात कही गई है, आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सत्य नहीं है। तो पहला है हमारे शरीर के पोषण, यानी हमारे शरीर को पोषण देना, या फिर जो है रुक्षांश भी कहा जाता है, या फिर हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, या फिर मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो कौन सा सत्य नहीं है, यानी आपको निगेटिव आंसर देना है। क्वेश्चन को अच्छे से लास्ट तक पढ़िएगा, क्योंकि क्या है अब जो है सीटेट में निगेटिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हम लोग का एक माइंड सेट रहता है कि हमको पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर देना है, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन निगेटिव दे देता है, दिमाग में तो हम लोगों के ये फीड रहता है कि हमको पॉजिटिव आंसर देना है, लेकिन पॉजिटिव के चक्कर में जो निगेटिव क्वेश्चन होता है जिसका निगेटिव आंसर देना होता है वो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से लास्ट तक पढ़ना, अच्छे से समझना। टैग वर्ड मैंने ईवीएस के और आपका हिंदी पेडागोजी हो गया,
मैथ पेडागोजी हो गया और सीडीपी, सभी के टैग वर्ड की मैंने क्लासेस बनाई हैं, जो कि आपको काफ़ी मदद करेगा। कैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ लोगों का टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, पेपर छूट रहा होता है। तो टैग वर्ड की मदद मदद से आप पूरे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, अच्छे से आप स्कोर भी कर सकते हैं, क्योंकि टैग वर्ड से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होती है। मान के चलिए अगर बहुत लेंथी क्वेश्चन है, अगर आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, इतना टाइम नहीं बचा है, तो टैग वर्ड की मदद से आप क्वेश्चन को कर लेंगे और अच्छे से वो जो है 100% सही भी होगा। तो इसलिए अगर आप टैग वर्ड की क्लासेस नहीं देखते, मतलब नहीं आपने देखा है, तो जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी हमारे शरीर को पोषण देता है। आंसर जो होगा वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही इसका निगेटिव आंसर है, निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है पाठ अमृता की कहानी, यानी कि पाठ एक चैप्टर है, उसमें उसका नाम जो है अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली को उसका नाम जो है मिला। कैसे मिला? पूर्वजों से मिला, या फिर वहाँ निवास करने वाले बच्चों से, या फिर वहाँ उगने वाले वृक्षों से, या फिर पंचायत के सदस्यों से। यानी खेजड़ी जो है, खेजड़ी इसको जो नाम कहाँ से मिला, यानी पूर्वजों से मिल गया, या फिर वहाँ के निवास करने वाले बच्चे जो थे उनसे मिल गया, या फिर वृक्ष, या फिर पंचायत के सदस्यों से। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, वहां उगने वाले वृक्षों से। ठीक है, जो खिचड़ी है, ये जो पेड़ उगा उसका नाम कहाँ से मिला? अमृता की कहानी जो चैप्टर है उसमें जो मिला, तो उसके पेड़ के मतलब नहीं, वहां उगने वाले वृक्ष जो थे उनसे इसका जो है नाम मिला। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वृक्ष से जो है नाम मिला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश जो राज्य हैं, फिर से आपका मैप से क्वेश्चन पूछा गया। मैप को अच्छे से देख लेना है, पेपर 1 में भी मदद करेगा एंड पेपर 2 में भी हेल्प करेगा। तो बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती जो है प्रदेश बताने हैं आपको, कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। अगला है तमिलनाडु। कभी कभी ये पूछ लेता है कि जैसे कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, के सापेक्ष कौन सा राज्य है। तो ये मतलब हर तरीके से घुमा के पूछ सकता है। तो करना क्या है, आपको मैप अच्छे से कंप्लीट करना है, चाहे जैसे भी घुमाए। आपको आता है मैप अच्छे से तो आप कर लोगे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैप को टाइम से देखते रहिएगा। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, या फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल। तो क्वेश्चन नंबर 72 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। यानी कि आंसर नंबर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही होगा, कि बंगाल की खाड़ी के जो 3 तटवर्ती प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। तमिलनाडु पड़ता है आपका, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल नहीं होगा। महाराष्ट्र तो आपका दूसरी साइड में पड़ता है, कर्नाटक, केरल ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा वो क्या है? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है, यानी जो बारिश होती है, जो जल को एक पास इकट्ठा किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसका क्या मतलब है वर्षा जल संग्रहण का। तो पहला है वर्षा के जल का भंडारण सतही या आधो सतही जल वृत्त में होता है, या फिर वर्षा के जल को जो है छतों के ऊपर से तथा पार्कों से बह मतलब पार्कों से बह जाने जो है बह जाने दिया जाता है, या फिर सतही वर्षा जल से मिट्टी जो है हटा दी जाती है, या फिर सतही वर्षा जल से जो है लवण हटाना। तो बात कही जा रही है मतलब वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वर्षा के जल का भंडारण जो है सतही या अधोसतही जल वृद्ध में होता है। यानी कि जो कभी कभी क्या होता है कि शायद राजस्थान की ये विशेषता है कि जो छतों पर बांध बना दिए जाते हैं, जिससे कि जब बारिश होती है तो वहाँ जो पानी है एक पास इकट्ठा हो जाता है।
तो उसको क्या कहते हैं, जल संग्रहण कहते हैं। यानी जहाँ पे मतलब बारिश हो रही है, अगर आपने कहीं पे कुछ ऐसा प्लान कर दिया, ऐसा कुछ बना दिया जिससे बारिश का पानी उसमें रुक रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, जल संग्रहण कहेंगे। यानी आप बारिश का पानी एक पास इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। तो आंसर जो होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, पार्कों से बह जाना, बह जाना तो पानी बह जाएगा, उसमें कोई संग्रहण नहीं होगा। मिट्टी को हटा देना जिससे कि पानी बह जाए, ये भी आपका नहीं होगा। जल से आलवड़ जो है, मतलब जल से लवण हटाना, ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें कहा गया है स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया। यानी स्वच्छ भारत जो अभियान है वो कब से प्रारंभ हुआ, महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर, या फिर महात्मा गांधी के 100वें जन्म दिवस पर, या फिर सुभाष चंद्र बोस के 100वें यानी 100 जन्म दिवस पर, या फिर सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर। तो बात कही गई जा रही है स्वच्छ भारत अभियान कब से आरंभ हुआ था। तो इसमें आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर लागू किया गया था, यानी बनाया गया जो स्वच्छ भारत अभियान मिशन है। आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी जी का जब जन्म है 150 हुआ था, तब स्वच्छ भारत अभियान जो है लागू हुआ। आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। समा भी नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस नहीं, महात्मा गांधी। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अरक्तता किसकी कमी से उत्पन्न होती है। वह है, यानी कि जो बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है, वो किसकी कमी से यानी किसकी कमी से उत्पन्न होता है। तो पहला है विटामिन डी से, या फिर कैल्शियम से, या फिर आयोडीन से, या फिर आपका आयरन से। तो क्वेश्चन नंबर 75 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आयरन से। क्योंकि आयरन अगर आपकी बॉडी में नहीं है ज़्यादा, तो क्या है, आपको कमजोरी भी लगेगी, आपको वीकनेस आएगी, आपको चक्कर भी आएंगे। तो ब्लड की जब कमी हो जाती है तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। आंसर जो होगा वो आपका 4 ऑप्शन होगा। विटामिन डी की कमी से ब्लड की कमी नहीं होगी, कैल्शियम भी नहीं होगा, आयोडीन भी नहीं होगा। आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक बात कही गई है, कक्षा थर्ड की एक ईवीएस शिक्षिका जो है प्रीति संप्रेषण को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती हैं। इसके लिए वह यानी एक टीचर जो है वो क्या कर रही हैं, चाहती हैं, यानी संप्रेषण यानी कि जो थीम है यात्रा के लिए, थीम पर डिस्कस करके, यानी क्लासरूम में रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके, यानी एक्टिविटी प्लान करके जो चाह रही हैं कि बच्चे को हम पढ़ाएं। तो इसमें जो है इसके लिए वह क्या करेंगी, यानी कौन सी एक्टिविटी जो है वो प्लान करेंगी। तो पहला है, संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेंगी, या फिर विवादास्पद विषयों से संबंधित जो है विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेंगी, या फिर किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएंगी, या फिर श्यामपट्ट जो है को एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करेंगी। तो टीचर जो है कौन सी एक्टिविटी प्लान करेंगी, क्योंकि जो थीम है वो यात्रा थीम है, तो उस पर क्या उनको करना है, यानी यात्रा। तो उनको इस पर कौन सा जो है बेस्ट ऑप्शन लगेगा कि वो जो है चूज करें। तो 75 जो है इसमें 75 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या करेंगी, वो फील्ड ट्रिप पे बच्चे को ले जाएंगी। क्योंकि थीम जो है वो यात्रा की है, यानी आप बच्चे को अगर कहीं ले जा करके सिखा रहे हो तो अच्छे से समझेगा। अगर बच्चा किसी नज़दीकी डाकघर में जाएगा तो वो वहाँ की सारी चीज़ जो है ऑब्जर्व करेगा कि हाँ यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है, किसका क्या काम होता है, कैसे काम किया जाता है, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। तो बच्चा हर चीज़ को नोटिस करेगा। जो चीज़ आप क्लासरूम में नहीं बता पाएंगे वो भी बच्चा वहाँ पे जा कर के ऑब्जर्व करेगा। वो वहाँ पे सारे बच्चा एक्टिव होगा, सारे बच्चे के सेंस इन्वॉल्व होंगे, तो बच्चा हर चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रेषण से संबंधित जो है प्रयोग करके पढ़ाना, मतलब संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करना, ये आपका ठीक था। लेकिन क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपका क्षेत्र भ्रमण, यानी कि आप अगर घुमाने ले जा रहे हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि फील्ड ट्रिप पे ले जाना, एक्टिविटी करा देना, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें बच्चा जो है एक्टिव होता है।
श्यामपट्ट पर, ये आपका नहीं होगा। वाद विवाद को, विमर्श को प्रोत्साहित कर रहे हो, बेस्ट था, बट सबसे बेस्ट क्या है, थर्ड ऑप्शन। पेडागोजी में यही होता है कि आपको लगेंगे कि तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको उसमें से ये भी चूज करना होगा कि इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है जो आपको 1 नंबर देगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसमें आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि जब बच्चे को आप वहां पे ले जाओगे तो बच्चा सामने से चीजों को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, समझेगा, तो बेहतर सीखेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 77 जो इसमें बात कही गई है, लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं, यानी कि जो लोक कथाएं हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए जो है महत्वपूर्ण संसाधन है। जो लोक कथाएं होती है उसके बारे में, यानी इससे क्या है, हमको जानकारी मिलती है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे समाज में क्या मतलब कैसे तौर तरीके थे, क्या जो है माहौल चल रहा है। तो पहला है, लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं, या फिर लोक कथाएं जो हैं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं, या फिर लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं, या फिर लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं, या फिर लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का जो है विकास करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 77 है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 77 का जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी कि 77 जो है इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, और आपका ई भी सही है। लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती है, ये आपका गलत हो जाएगा। और आपका डी भी ऑप्शन नहीं होगा कि रुचि जो है, लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं, ये नहीं होगा। बल्कि क्या है, लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास कर रही होती हैं, ठीक है, बच्चे कुछ क्रिएट करना चाह रहे होते हैं। तो आंसर जो होगा इसमें, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 77 था, इसमें थर्ड ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ए, बी और ई सही है, यानी ए सही है, कल्पना का विकास होगा। बी यानी परिवेश से जोड़ती हैं, ये भी सही है। सृजनात्मकता, ये भी आपका सही है। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें बात कही गई, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप, यानी शिक्षण अधिगम जो हो रहा है उसमें सामूहिक क्रियाकलाप जो है उनकी क्या जो है भूमिका होगी। तो पहला ऑप्शन है, असमान जो है शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए जो है सहायक होती हैं, या फिर शिक्षक को जो है सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं, या फिर सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, या फिर विस्तृत प्रकार के संप्रत्यों एवं कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 78 है, इसमें बात कही जा रही प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम को में जो है सामूहिक क्रियाकलाप, यानी प्राथमिक स्तर पर आप ईवीएस पढ़ा रहे हो तो उसमें कौन से सामूहिक क्रियाकलाप जो है जुड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 78 है, इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि असमान शिक्षार्थियों को सीखने की जो है प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, नहीं करेंगे। छात्रों को सरलता से, शिक्षक को जो है सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं, ये भी नहीं होगा। विस्तृत प्रकार के संप्रत्यों एवं कौशलों को सम्मिलित, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 79 पे। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों संसाधनों में जो है क्या इंक्लूड किया गया है, अब इसके ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है, वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षाएं, सामूहिक परियोजनाएं, नियत कार्यों पर कार्य करना, यानी नियमित रूप से कार्य करना, या फिर छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय लेना, या फिर पास अथवा फेल जो है होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर छात्रों का जो है सफलता का निर्धारण करना, यानी कितने बच्चे जो साफ मतलब फेल हुए हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं, आप इसका जो है निर्धारण करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 79 है, इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सामूहिक परियोजनाएं जो है आपका नियमित कार्यों पर करना। यानी कि जो बात कही जा रही है, क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं थोड़ा सा।
इसमें बात हो रही है रचनात्मक, तो रचनात्मक हो रही है यानी रचनात्मक मूल्यांकन की बात कही जा रही है, प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है। तो नॉर्मल सी बात है, समूह यानी समूह सामूहिक परियोजनाएं होंगी। इससे क्या है, बच्चा जब ग्रुप में सीखेगा, ग्रुप में उसकी लर्निंग होगी तो उसकी बेहतर लर्निंग होगी। बच्चा जब ग्रुप में कुछ नया क्रिएट भी कर पाएगा, कुछ प्रोजेक्ट कर दिए जाएंगे तो बच्चा रचनात्मक यानी बच्चा कुछ नया क्रिएट कर रहा होगा, कुछ नया खोज रहा होगा, कुछ नया बना रहा होगा, यानी जो है गतिविधियां हो रही होंगी, एक्टिविटी जो है हो रही होंगी। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 18 पे चलते हैं। कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक जो है कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं। कृष्णन को क्या जो है करना चाहिए, यानी वो पूछता है बच्चा टीचर से कि ऐसा क्यों है कि पत्थर जो है वो पानी में डूब जाता है लेकिन कागज जो है वो पानी में नहीं डूब रहा, तो ऐसा क्यों है, इसका क्या रीजन है। तो टीचर को अब क्या जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठोस की अथवा मतलब ठोस की अवधारणा के बारे में समझाएंगे, यानी आप ठोस की अवधारणा जो होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, या फिर पत्थर भारी है और कागज हल्का है इसकी व्याख्या करेंगे, या फिर अनिल से कहेंगे कि आप पता लगाइए कि कौन सी जो है दूसरी चीजें पानी में डूब जाती हैं, और या कहे कि चीजें पानी में क्यों डूब जाती हैं, आप जो है अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो यानी आप अगली कक्षा के लिए क्या है ट्रांसफर कर देंगे। या फिर अनिल से कहें कि पत्थर और कागज की तुलना करें और उत्तर ढूंढें। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो कौन सा सही होगा, यानी कि ऐसा क्यों है। तो इसमें आंसर यानी कृष्णन को क्या करना चाहिए। तो टीचर से यानी कि एक शिक्षक जो है कृष्ण से पूछता है। एक सेकंड, बात कही जा रही कक्षा 5 का एक विद्यार्थी है अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है। तो बच्चा जो है वो टीचर से पूछ रहा है, ठीक है, कि ऐसा क्या है। तो आंसर जो इसमें आपका होना चाहिए, यानी कि जो है अगली बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे तो आंसर आपका जो इसमें होना चाहिए, एक मिनट, इसमें आंसर जो दिया गया है वो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि जो ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है वो आपका थर्ड ऑप्शन है। बट मेरे हिसाब से तो ये गलत लग रहा है, क्योंकि क्या है आप अगली कक्षा के लिए ट्रांसफर नहीं करेंगे, बच्चे का जो नॉलेज है, बच्चे में जो कन्फ्यूजन है आप खुद ही क्लियर करेंगे। लेकिन एक बार हम ऑप्शन को फिर से पढ़ते हैं। अनिल से कहें कि या पता लगाएं कि कौन सी जो है दूसरी चीजें पानी में डूब जाती हैं, और या कहें कि चीजें पानी में क्यों डूब जाती हैं, आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ये कोई आंसर नहीं बना, ये कोई पॉइंट नहीं बना, पर ऑफिशियल आंसर की में आपके यही मेंशन किया गया है, तो आपको क्या है यही सजेस्ट मतलब जो ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है मैं वही आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से 4 ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि अनिल से कहें कि पत्थर और कागज की तुलना करें और उत्तर ढूंढें, इससे क्या है बच्चा थोड़ा अपना दिमाग लगाएगा कि एटलीस्ट ऐसा क्यों हुआ, फिर टीचर उसकी मदद कर देगा थोड़ी बहुत, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए। बट क्या है आंसर जो गिवन है उसमें थर्ड ऑप्शन गिवन है, तो इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए, बट थर्ड ऑप्शन दिया गया तो हम लोग क्या है थर्ड ऑप्शन के ही साथ जाएंगे, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दिया गया है उसका कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है ऐसे ही कोई आंसर नहीं दे देंगे। सीटेट की जो ऑफिशियल मतलब आंसर की जारी होती है वो फाइनल होती है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर दिए होते हैं। तो उसमें जो है थर्ड ही ऑप्शन दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 81 पे। 81 जो है इसमें बात कही गई है कि जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय जो है कक्षा 4 की जो है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती हैं। शिक्षिका का प्रयास करती हैं, यानी शिक्षिका जो है प्रयास करती हैं कि बच्चे में क्या ग्रो हो पाए, क्योंकि क्या कर रही हैं वो प्रोजेक्ट कार्य दे रही हैं स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर अपने पड़ोस के सर्वेक्षण, यानी जो है पानी जो जल है उसकी स्वच्छता यानी उपलब्धता पर जो है क्या बच्चा प्रोजेक्ट कार्य बच्चे को दे रही हैं कि अपने आस पड़ोस आप सर्वे करिए। तो बच्चे में कौन सा जो है कौशल डेवलप होगा। तो पहला है विभिन्न क्षेत्रों में जल जो है सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की, या फिर सामाजिक पहलुओं और पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की, या फिर छात्रों की सहायता करने की जिसमें वे अपने पड़ोस की जल संबंधी समस्याओं के बारे में
सीखें या फिर अध्याय को पढ़ाने के अपने स्वयं के बोझ को कम करने के, यानी टीचर जो है अपना बोझ कम करना चाह रही हैं, इसलिए उन्होंने बच्चे को जो है प्रोजेक्ट कार्य दे दिया है। तो आंसर इसमें कौन सा सही होगा 81 का? तो इसमें आंसर जो होगा वो 2 ऑप्शन होगा, यानी सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की। क्योंकि टीचर क्या कर रही है, जो पर्यावरण में जो कारक हैं और जो समाज के पहलू बने हुए हैं कि समाज में लोग कैसे जल का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं या फिर उसको दूषित कर रहे हैं, कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस पर क्या है, बच्चा एकीकृत यानी बच्चा अपना तर्क वितर्क करेगा, लोगों से मिलेगा, बात करेगा, डिस्कशन करेगा, उनके अनुभव को समझेगा, कुछ अपनी एक समझ बनाएगा, कुछ अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा कि इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो इसमें कारकों के साथ एकीकृत हो रहा है, यानी सबको क्या इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 82। तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी जो है आलू बुखारा आलू बुखारा खाना चाहती है। ठीक है, पर वो एक जो है ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती। लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा जो है खट्टा है। तानी ने पहले कहानी जो है आलू बुखारा का फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद जो है वह यह जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। यानी कि कहानी में जो है आलू बुखारा दिया गया, अब वो बच्ची ये नहीं जानती कि ये है क्या। मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, लेकिन वो ये जान गई है कहानी के दौरान कि एक फल है। अब ये कैसा दिखता है, क्या है, कैसा खाने में टेस्ट है, वो ये नहीं जानती है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हम लोग चेक करते हैं एक बार। यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की जो है पुष्टि करती है, यानी बच्चे में कौन सी जो है अधिगम विकसित होगा। तो पहला है, बच्चे जो है इंद्रियगत अनुभव से सीखते हैं, यानी बच्चे जो है अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके सीख रहे हैं, या फिर बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, या फिर बच्चे अनुमान लगाकर सीखते हैं, या फिर बच्चे ज्ञान की संरचना से सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 82 है इसमें 2 ऑप्शन सही होगा कि बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। क्योंकि बच्ची ने जब कहानी पढ़ी तो उसने आलू बुखारा का नाम सुना। अब उसने ये भी सुना कि लोमड़ी बोल के क्या गई कि फल खट्टे हैं, यानी जब उसको मिला नहीं तो क्या उसने बोला, लोमड़ी यह कहते हुए चली गई कि आलू बुखारा जो है वो खट्टे हैं। तो उसने ये समझ लिया कि जो ये आलू बुखारा है वो क्या है, फल है, क्योंकि पेड़ में लग रहा है। और जो लोमड़ी है वो खाना चाह रही थी बट वो पाई नहीं, इसलिए बोल के चली गई कि ये खट्टे हैं। तो बच्ची क्या लगाई, थोड़ा संदर्भ में सीखा उसने कि पेड़ में तो भाई फल ही लगेंगे और तो कुछ फल में पेड़ में लगेगा नहीं। तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और तब उसने बोला कि जो आलू बुखारा है वो क्या एक फल है। ठीक है, तो बच्चा क्या है, बच्चे क्या है, संदर्भ में सीखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। बच्चे अगर तभी सीख पाएंगे, लर्निंग आपकी तभी बेहतर होगी जब मीनिंगफुल होगी। बच्चे संदर्भ में सीखे, अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ, वास्तविक जीवन से जोड़ पाएँ। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि चीज़ें तभी बैठती हैं जब आप किसी चीज़ से कनेक्ट करोगे। जैसे कि डिस्ग्राफिया है, ठीक है, डिसेबिलिटी है एक, डिस्ग्राफिया एक प्रकार की। तो डिस्ग्राफिया यानी लास्ट में कहता है ग्राफ। तो ग्राफ का मतलब होता है बनाना, लिखना। ठीक है, कुछ भी आप समझ सकते हैं कि ग्राफ जो होता है, ग्राफ अब बनाया ही जाता है। तो ग्राफ बनाना या फिर लिखना वो मैच कर रहा है। तो ग्राफ का मतलब होता है जो है बनाना। अब ग्राफ से आप ये समझ सकते हो कि लिखने संबंधी विकार है बच्चे में। ठीक है, तो क्या है, आप चीज़ों को जैसे कनेक्ट करके, जैसे जहाँ से मीनिंगफुल संदर्भ बना पाएँ, वहाँ से अगर बना करके चीज़ें बच्चे कनेक्ट करते हैं तो वो जो लर्निंग होती है, जो बच्चे सीख रहे होते हैं, वो लंबे टाइम तक चलता है, बच्चे अच्छे से समझ भी पा रहे होते हैं। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब संदर्भ में सीखेंगे, चीज़ों को कनेक्ट करके सीखेंगे तो क्लियरिटी भी आती है और लंबे टाइम तक वो रहता भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 83 पे। 83 जो है इसमें बात कही गई है, ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ है, यानी आप करके सीख रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, आप इन्वॉल्व हो, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, तो इसका अर्थ क्या होगा। पहला है, कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्रियों संसाधनों का उपयोग, या फिर पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना, या फिर विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों तथा स्पष्टीकरणों का जो है प्रयोग, या फिर भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य जो है सम्मिलित करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 83 है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की बात ये की जा रही कि बच्चे करके सीख रहे हैं। ठीक है,
तो 83 जो है इसमें 4 ऑप्शन होगा कि भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना, क्योंकि इसमें क्या होगा, भूमिका निभाना, बच्चा इन्वॉल्व होगा, अपनी भूमिका निभा रहा होगा, जो भी उसकी भूमिका हो। और आपका प्रोजेक्ट कार्य यानी परियोजना कार्य, इसमें भी बच्चा इन्वॉल्व होगा, बच्चा समूह में कार्य कर रहा होगा, एक दूसरे की मदद कर रहा होगा और जो है एक्टिविटी भी प्लान कर रहा होगा। तो उसमें क्या इन्वॉल्व है, बच्चा कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, यानी जो बच्चा करके सीखेगा वो भूमिका निभाना हो गया, प्रोजेक्ट कार्य हो गया, कोई प्ले ग्रुप हो गया, कोई एक्टिविटी आप प्लान कर रहे हो तो उसमें बच्चा इन्वॉल्व है। ठीक है, आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन होगा। पढ़ाते समय बहुत सारे क्वेश्चन आप कर रहे हो तो इसमें बच्चा कुछ करके नहीं सीख रहा है। व्याख्यान ये भी आपका नहीं होगा। बहुत से ही शिक्षण सामग्रियों संसाधनों का उपयोग कर रहे हो तो ये भी आपका नहीं होगा। आंसर जो है वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 पे चलते हैं। 84 जो है इसमें कहा गया है, मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती हैं कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं। यानी एक टीचर है, बच्चों से पूछ रही है कि आपके घर के आसपास जो जीव पाए जाते हैं उनके कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे के सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से होने चाहिए। यानी टीचर ने अगर ऐसा पूछा है तो इसका क्या उद्देश्य होगा। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना, या फिर विद्यार्थियों में जंतु जगत की विविधता के प्रति जो है सहारा विकसित करना, या फिर विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना, या फिर विद्यार्थियों को अवलोकन एवं खोज। तो क्वेश्चन जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि टीचर ने क्या पूछा कि आपके आसपास जो जीव पाए जाते हैं उनके कितने पैर होते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चा ऑब्जर्व करेगा, समझेगा, ध्यान देगा कि हाँ जो है मेरे आसपास, घर के आसपास जो जानवर पाया जाते हैं वो उनके कितने पैर होते हैं। अब बच्चा समझेगा, सुनेगा, देखेगा कि हाँ इसके कितने पैर होते हैं। ठीक है, तो 84 जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी सही है, सी सही है और डी सही है। विभिन्न जानवरों की शरीर अंगों से अवगत कराना ये आपका नहीं होगा। आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों में जंतु जगत की विविधता के प्रति जो है सहारा विकसित करना। बच्चे जो है उनके बारे में सोचेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना, कि बच्चे अब जब क्वेश्चन टीचर करेगी कि कितने पैर होते हैं, बच्चे में जिज्ञासा आएगी कि मेरे घर के आसपास जो जानवर मिलते हैं उनके कितने पैर होते हैं, अच्छा आज जाके देखेंगे कितने पैर होते हैं। तो बच्चे में एक जिज्ञासा आएगी, एक इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ हमको आज नोटिस करना है कि जानवर के कितने पैर होते हैं, क्योंकि क्या बच्चे छोटे हैं, वो नहीं जानते। विद्यार्थियों को अवलोकन एवं खोज के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो बच्चा समझेगा, वो कनेक्ट करेगा चीज़ों को, इंटरेस्ट इसलिए लेगा क्योंकि उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट हो रही हैं बातें। ठीक है, आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 पे चलते हैं। रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि जो है सेम को एक कीड़े ने काट लिया। यानी जो एक सेम है जिसकी सब्जी बनाई जाती है उसको क्या किया, एक कीड़े ने काट लिया और वह उसे जो है कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार कौन जो है क्या होना चाहिए। यानी कि टीचर को अब इस क्वेश्चन पे क्या रिएक्ट करना चाहिए। तो पहला है सेम से बात करें कि उसे कीड़ों को कुचलने से मना करेंगे, या फिर प्राथमिक उपचार करें, सेम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। एक सेकंड में फिर से क्वेश्चन को पढ़ती हूँ जरा। रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सेम को एक कीड़े ने काट लिया। यानी कि रोहन एक शिक्षक से शिकायत करता है कि सेम को एक कीड़े ने काट लिया। अच्छा, मतलब एक बच्चे का नाम है सेम, उसको क्या है कीड़े ने काट लिया, सॉरी माफ करिएगा। तो उसको क्या है बच्चे, मतलब बच्चे को कीड़े ने काट लिया। तो टीचर जो है इस पे क्या रिएक्ट करेगा, उसके लिए माफ करना, मुझे लगा सेम का मतलब वो सब्जी बनाने वाला, सॉरी सॉरी। तो इसमें जो है अब टीचर जो है क्या रिएक्ट करेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सेम से बात करके उसे कीड़ों को कुचलने से मना करें कि आप उस कीड़े को मत कुचलें, या फिर प्राथमिक उपचार करेंगे कि सेम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, या फिर सेम से कहेंगे कि जीवों को जो है मारना जो है मतलब गलत है और उसे दंड देंगे, या फिर सेम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा। तो इसमें जो है टीचर क्या रिएक्ट करेगा। 85 का आंसर जो है वो 4 ऑप्शन होगा, कि टीचर पूछेगा बच्चे से कि अगर सभी जीवों को मार दिया जाएगा तो क्या होगा। अब बच्चा सोचेगा कि आखिर सभी जीव नहीं होंगे तो क्या हम आराम से रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर बच्चा अहम केंद्रित होगा अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार।
लेकिन अगर बच्चा सब कुछ समझ पा रहा होगा कि इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या इसके नुकसान हैं, कैसे क्या सारा प्रोसेस हो रहा है, तो बच्चा उस हिसाब से तर्क वितर्क करके आंसर देगा। यानी बच्चे को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि टीचर ने जो क्वेश्चन किया है इसका क्या आंसर हम दे जो सटीक हो। आंसर जो होगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 86। इसमें बात कही गई है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में डैश डैश वांछनीय है, यानी कि समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है वांछनीय है यानी हेल्पफुल नहीं है। तो पहला है वह बच्चों की पढ़ने एवं लिखने के कौशलों को विकसित करने के लिए, या फिर चार्ट एवं चित्रों के महत्व को उजागर करने के लिए, या फिर छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर जटिल सामाजिक समस्याओं को उजागर करने के लिए। तो बात हो रही प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के लिए समस्या समाधान जो विधि वांछनीय है। तो 86 जो है इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के जो है प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, आंसर जो होगा वो क्या है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि छात्रों को क्या कर रहे हो आप, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो कि आप स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं, जो भी आप एक्टिविटी प्लान करना चाहते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए आप वैसे समझ सकते हैं। आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 87 पे। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशांसिक पर्यावरण अध्ययन जो है पाठ्यचर्या है। तो पहला निर्देशात्मक, सुझावात्मक, घोषणात्मक या फिर अन्वेषणात्मक। तो 87 जो है 87 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी और डी, यानी कि सुझावात्मक होगा और आपका अन्वेषणात्मक। यानी बच्चे को जहाँ पे दिक्कत हो रही वहाँ पे आप निर्देश नहीं दोगे, बल्कि क्या है उसको मोटिवेट करोगे, उसको गाइड करोगे, उसको सपोर्ट करोगे। ठीक है, यानी सुझाव दोगे जहाँ पर दिक्कत हो रही है बच्चे के द्वारा। अन्वेषण यानी आप बच्चे को खोज करने के मौके दे रही हो, कुछ बच्चा नया खोज करे, कुछ नया क्रिएट करे, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करे। तो ये आपका आंसर जो है यानी बी जो है और डी ये आपका सही होगा। इसमें बच्चे का मतलब संरचनात्मक थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी, यानी कि बच्चा जो है वो क्रिएटिव बनेगा, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। आंसर जो होगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है बच्चा एक्टिव होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 88 पे। जैसे जैसे बच्चा जो है कक्षा 3rd से 5th में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित में से विस्तारित करती है। पहला है देश, शहर, मोहल्ला, माता पिता एवं स्वयं। तो बच्चा 3rd से जा रहा है 5th की तरफ। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित करती है। तो आप बच्चे को कैसा नॉलेज दोगे, पहले देश के बारे में बताओगे, फिर शहर पे आओगे, फिर मोहल्ला आएगा, फिर माता पिता आएंगे, फिर स्वयं पे बच्चा जानेगा, या फिर देश फिर शहर फिर मोहल्ला फिर स्वयं फिर माता पिता आएंगे, या फिर स्वयं फिर माता पिता या फिर मोहल्ला या फिर शहर और फिर देश। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 88 का? तो 88 का थर्ड ही ऑप्शन होगा, क्योंकि पहले आप बच्चे को खुद के बारे में बताओगे कि बच्चा खुद के बारे में समझे। ठीक है, फिर उसके पेरेंट्स आते हैं, फिर मोहल्ला यानी बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म किया फैमिली में, यानी सबसे पहले वो खुद के बारे में, फिर माता पिता, फिर मोहल्ला यानी आस पड़ोस, फिर शहर और फिर देश के बारे में। यानी ऐसे आप बच्चे का ग्रो करोगे। ये नहीं कि सबसे पहले आप देश के बारे में बता रहे हो, बच्चा खुद के बारे में तो जान ही नहीं पा रहा कि हम हैं कौन, मेरा क्या नाम है, कहाँ हम रहते हैं। ठीक है, आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन होगा। माता पिता भी नहीं होगा, देश भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर जो है जो बेस्ट है वो थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले खुद के बारे में, फिर माता पिता, फिर मोहल्ला, फिर शहर और देश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 80। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 89। इसमें बात कही गई है प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप जो है में शामिल हो सकता है। यानी कि थीम पे जो है पढ़ाया जा रहा है और परिवार थीम है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है वो शामिल हो सकता है, कौन सी एक्टिविटी जो है वो इंक्लूड की जा सकती है? तो पहला है बच्चे को प्राकृतिक जो है पैदल सैर के लिए ले जाएंगे, यानी बच्चे जो है पैदल सैर पर जा रहे हैं, या फिर बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें, या फिर परिवार में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या की गिनती करना, या फिर उनसे अपने प्रिय अध्यापक के बारे में बात करने के लिए कहना। तो बात हो रही है परिवार, यानी थीम जो है
थीम का मेन टाइटल क्या है, परिवार यानी फैमिली। तो इसके बारे में बच्चे को कौन से उचित क्रियाकलाप जो है इंक्लूड करने होंगे। तो आंसर जो होगा आपका 89 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी आप बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की जो रुचियां हैं उनके बारे में लिखे। अब इसमें क्या है, बच्चा हर घर के सदस्य यानी जो अपने घर के सदस्य हैं अब उनके बारे में सोचेगा कि हाँ किसको किस में इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि जो माँ है उनको किस में इंटरेस्ट है, पिताजी जो है उनको किस में इंटरेस्ट है, भाई हैं, बहन है, दादा है, दादी हैं, तो इन लोगों को किस में इंटरेस्ट है। तो बच्चा हर लोगों से इंक्लूड होगा, हर लोगों के बारे में सोचेगा समझेगा। ठीक है, संख्या कितनी है तो बच्चा बता देगा कि मेरे घर में इतने सदस्य रहते हैं। इसमें कोई बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग नहीं करेगा। बच्चों की प्राकृतिक पैदल आप शेर पे ले जाएंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे फैमिली के बारे में। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट है ये। कक्षा तीसरी की अध्यापक अभिभावक जो है मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से, यानी कि कक्षा 3 की बात चल रही है, अध्यापक जो है अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से जो है अखिल की शिकायत करती है, यानी बच्चा है जिसकी वो शिकायत करती है कि वह जो है लंच नहीं करता है और अधिकतर भोजन को जो है कचरा पेटी में फेंक देता है। एक जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्या जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, वो फेंक दे रहा है। तो आप ईवीएस के टीचर हैं तो आप किस पर चर्चा करेंगे। तो पहला है, बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, या फिर बच्चों को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकताओं यानी अपनी पसंद के बारे में बात करनी चाहिए कि आपको क्या पसंद है, या फिर बच्चों को अपना लंच जो है करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है, या फिर आप ये कहेंगे कि बच्चों को अपना जो है लंच ख़त्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आंसर जो है वो कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि आप ए, सी और डी तीन ऑप्शन जो है वो सही है। यानी ए भी सही है, यानी बच्चों को खाना बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी घर में जो व्यक्ति खाना बनाते हैं उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए कि हाँ देखो कितनी मेहनत से वो बना रहे हैं। सी जो है, बच्चों को अपना लंच करना चाहिए क्योंकि कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जो है खाना नहीं मिल पाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। डी भी सही है। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भी आप कहेंगे कि जो अपना लंच है वो ख़त्म करिए क्योंकि जो किसान लोग हैं वो भोजन जो है उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो इससे क्या है, बच्चा अवेयर होगा, समझेगा कि कितनी मुसीबत से ये खाना मिल पाता है। ठीक है, आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये ईवीएस के क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट में अपना स्कोर बताना कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है, कितना आपका स्कोर जो बना है, और साथ में क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा। बाकी कमेंट में अपना स्कोर मेंशन करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा हो सकता है मेरी वॉइस में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा 2 से 3 4 दिन में, क्योंकि माइक जो है मेरी वो ख़राब हो गई है, मैंने न्यू ऑर्डर की है तो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस वजह से अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। मैं जल्दी जो है इसकी कोशिश करूँगी कि ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। बाकी स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। चैनल पर पहली बार आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको सारी अपडेट जो है टाइम से मिलती है टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।